नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे एक विवाद पर, एक मुद्दे पर, एक आरोप पर। ये आरोप, ये मुद्दा, ये विवाद है कांग्रेस पार्टी पर। उसके विरोधी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। अब इस आरोप में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये सही है या केवल राजनीति से प्रेरित है, क्या इसके पीछे कुछ तथ्य भी है, और मुस्लिम तुष्टीकरण या तुष्टीकरण होता क्या है। तो शुरुआत इसी बात से करते हैं कि तुष्टीकरण क्या होता है। तुष्टीकरण का मतलब क्या है। सामान्य भाषा में कहें तो किसी भी वर्ग को या व्यक्ति को सहलाना, गुदगुदाना, उसको कुछ सब्सटेंशियल न देना, कुछ ठोस देना नहीं है, केवल उसको खुश रखना है। ये काम कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से लगातार कर रही है। इसकी शुरुआत जो है जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने उसके बाद से शुरू हो गई थी। और उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू को कि ये काम अभी आप मत कीजिए। ये 1951 की बात है, 1951 की। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आपकी सरकार को जब जनादेश मिल जाए, मैंडेट मिल जाए, तब आप जो भी संविधान में संशोधन करना चाहते हैं कीजिएगा। जब तक मैंडेट नहीं मिलता तब तक इस मामले को टाल दीजिए। लेकिन नेहरू ने एक तरह से धमकी दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि ये चिट्ठी आप ही तक रहनी चाहिए। ये सांसदों को, मंत्रियों को और दूसरे नेताओं तक इस चिट्ठी की कॉपी नहीं पहुंचनी चाहिए। और पार्टी का डिसिप्लिन मानते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अपनी देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि अब वो आर्काइव्स का पार्ट है, अब वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वो चिट्ठी क्या थी, उसमें क्या लिखा था उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी जब नेहरू हिंदू कोड बिल पास कर रहे थे। तब कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही ये आवाज़ उठी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी कानून बनना चाहिए। यानी एक तरह से बात थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सीधे रूप में नहीं हुआ, ये हुआ कि जब हिंदुओं के लिए कोड बिल बन रहा है तो मुसलमानों के लिए भी बनना चाहिए। नेहरू का बड़ा स्पष्ट कहना था, खुलेआम कहना था, कोई दबी छिपी किसी बंद कमरे की बैठक में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ के बारे में कोई कानून संसद से तब तक नहीं बनेगा जब तक इसके लिए मुसलमान खुद तैयार नहीं होंगे। ये तुष्टीकरण का पहला उदाहरण मैं मानता हूँ आज़ादी के बाद। और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुई। और उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ को अलग रखा और उसके प्रावधानों को लागू होने दिया, 1936 का जो अंग्रेज़ों का बनाया कानून था उसको चलने दिया, वहाँ से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई। इससे मुसलमान खुश हो गए। मुसलमानों से, आम मुसलमान को खुश करने की कोशिश जो तुष्टीकरण की नीति है उसमें कहीं आम मुसलमान नहीं आता। अगर आम मुसलमान के जीवन स्तर में सुधार के लिए तुष्टीकरण किया जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की ही बिठाई हुई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जिसकी कल मैंने बात की थी, वो रिपोर्ट कहती है कि उनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो जाहिर है कि कांग्रेस का तुष्टीकरण पिछले 75-77 सालों में मुसलमानों की दशा नहीं सुधार पाया, उनका जीवन स्तर नहीं सुधार पाया। तो मुसलमानों के भले के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो फिर तुष्टीकरण कैसा हुआ? तुष्टीकरण हुआ ये जो कट्टरपंथी तत्व हैं मुस्लिम समाज में, उनको खुश रखना। कांग्रेस पार्टी मानती है, उसके नेता मानते हैं कि अगर जो समाज का नेतृत्व करने, तथाकथित रूप से नेतृत्व करने वाले हैं, इनको खुश रखेंगे तो मुसलमान हमारा वोट बैंक बना रहेगा, क्योंकि मुसलमान इन्हीं के कहे अनुसार वोट करता है। इस समीकरण को समझिए। तुष्टीकरण की जब बात होती है, लोग पूछते हैं कि आरोप लगता है, जब बीजेपी आरोप लगाती है, लोग कहते हैं कि भाई आखिर कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर दिया कि आप बार बार आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं किया है, कुछ करने का इरादा भी नहीं है। इसके बारे में मैं एक बार शायद जिक्र कर चुका हूँ विश्वनाथ प्रताप सिंह का। ये जब जनता दल बन गया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह पहली बार जा रहे थे मुंबई में एक रैली को संबोधित करने। उस रैली का आयोजन किया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, बीजेपी ने।
और जाने से एक दिन पहले उन्होंने शिवसेना के खिलाफ बयान दिया। अरुण जेटली उनके साथ जा रहे थे बीजेपी की ओर से मुंबई की उनकी रैली के लिए। अरुण जेटली ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया, शिवसेना हमारी एलाई है, आपको मालूम है हमारे शिवसेना के कैसे संबंध है और शिवसेना का मुंबई में कितना असर है, इसके बावजूद आप जो है शिवसेना के खिलाफ बोल रहे हैं जाने से 24 घंटे पहले। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि तुम लोग असल में सेकुलर राजनीति को समझते नहीं हो। सेकुलर राजनीति में मुसलमान के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके भले के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। उसके लिए ज़रूरी होता है कि किसी ऐसे का विरोध करो जिसको मुसलमान अपना दुश्मन मानता है, जिसका मुसलमान विरोध करता है। तो मुंबई में शिवसेना से ज़्यादा विरोध मुसलमान किसका करता है? तो शिवसेना के खिलाफ बोलने से वहाँ का मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने जो है शिवसेना के खिलाफ बयान दिया है। सेकुलरिज्म की जो राजनीति है उसको समझो। ये सोच है सेकुलरिज्म की राजनीति की, ये है मुस्लिम तुष्टीकरण। अब मुस्लिम तुष्टीकरण का सिलसिला कोई जो है आज़ादी के बाद जब शुरू हुआ तो रुका नहीं। ये रथ जो है, ये यात्रा जो है वो चलती ही रही। और सबसे बड़ा पड़ाव, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव या कहें कि एक प्रस्थान बिंदु आया जब शाहबानों का मामला आया। शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, शाहबानो नाम की एक बुजुर्ग महिला को भरण पोषण भत्ता दिया गया, उसके पति ने तलाक दे दिया था बुढ़ापे में। उस भरण पोषण भत्ते को रोकने के लिए मौलवियों ने दबाव डाला कांग्रेस पार्टी पर कि इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जाए। और राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के बदलने के लिए संसद से प्रस्ताव पास किया और उस फैसले को नलीफाई कर दिया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण का इतना बड़ा मुद्दा बना। असल में बीजेपी का जो उभार है, जो उठाव है, वो इस फैसले, कांग्रेस के इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले, फिर उसको बदलने के लिए जो कांग्रेस का फैसला आया, जो संसद से प्रस्ताव पास हुआ, जो कानून पास हुआ, उसके बाद बीजेपी का जो तुष्टीकरण का आरोप था, मुस्लिम तुष्टीकरण का, वो जनता के दिल में उतर गया, वो जन जन तक पहुंच गया। और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और उसमें जुड़ गया अयोध्या का मुद्दा। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी, हालांकि उसने शिलान्यास उसी ने कराया, ताला उसी के समय खुला, लेकिन शिलान्यास के बाद उसके बाद जो है आगे जो है कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया। क्यों? मौलवियों के दबाव में। तो कांग्रेस पार्टी हर कदम पर ऐसे कदम उठाती रही है जिससे मुस्लिम समाज का जो कट्टरपंथी तत्व है वो खुश हो जाए और आम मुसलमान के लिए कुछ करना भी ना पड़े। अब आप इस बात को समझिए कि मुसलमानों के नाम पर जो करती है कांग्रेस पार्टी, वो मुसलमानों के, आम मुसलमान के भले के लिए नहीं होता, उनके हित के लिए नहीं होता, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन के लिए नहीं होता, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, उसके लिए नहीं होता। इसीलिए तुष्टीकरण का शब्द खराब माना जाता है कि आप दे कुछ नहीं रहे हैं लेकिन ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीट रहे हैं। यही बात ऐसी है जिसका रिएक्शन होता है दूसरे समुदाय में कि आप एक समुदाय के कुछ लोगों के दबाव में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो शाहबानों का केस मैंने बताया, उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में रंगनाथ मिश्रा आयोग का जिक्र किया था, सच्चर कमेटी का जिक्र किया था, तो उस बात को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उसके आगे की बात कर रहा हूं। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो बना वो केवल मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए, सरकारी ज़मीन और आम लोगों की ज़मीन, आम जनता की ज़मीन मुस्लिम समाज के उन मौलवियों को देने के लिए जो ठेकेदार हैं मुस्लिम वोटों के, उनके पास जाए। इसके लिए अब आज की तारीख में स्थिति ये है कि डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है, और वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है उसका कानूनी रूप से उसको कितना अधिकार है, इसकी कभी चर्चा, इसकी कभी जांच, इसकी कभी पड़ताल करने की ज़रूरत या करने की कोशिश भी नहीं की गई।
और आपको मैंने एक वीडियो में बताया ही था कि किस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचना जारी होने से कुछ घंटे पहले दिल्ली की 111 या 112 प्राइम प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के नाम मनमोहन सिंह की सरकार ने कर दिया था। उसको अब जा 2017 या 2018 में मोदी सरकार ने अदालत की मदद से उसको बदला। कांग्रेस पार्टी किस हद तक जा सकती है उसके और नमूने देखिए। क्यों भाजपा का तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर चिपकता है? सैफरन टेरर। मुस्लिम आतंकवाद अपने चरम पर था, पूरी दुनिया में था, और भारत में जगह जगह अलग अलग शहरों में बम विस्फोट आम बात हो गई थी। आप बस में बैठते थे तो सीट के पीछे लिखा हुआ होता था कि आप अपनी सीट के नीचे जांच लें कि कोई लावारिस सामान तो नहीं है, अगर है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। इस तरह का वातावरण बना हुआ था। कहीं प्रेशर कुकर बम फट रहा था, कहीं कहीं मंदिर में बम फट रहा था, मस्जिद में बम फट रहा था। बम विस्फोट की घटनाएं आम हो गई थी, लोगों की आदत पड़ गई थी, उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता था। लोगों को ये लगता था कि कभी ख़त्म नहीं होगा, हमारा जीवन जो है इसी तरह से ये सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएगा। कांग्रेस ने उसके खिलाफ नहीं किया कुछ, लेकिन कांग्रेस को लगा कि ये तो खाली मुसलमानों पर आरोप लग रहा है कि ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये इस्लामी आतंकवाद था, तो इस्लामी आतंकवाद का जवाब दिया जाना चाहिए और इसको बैलेंस करना है। अगर इसमें संतुलन जो है दोनों समाजों में स्थापित करना है, जो कांग्रेस की आदत थी कि अगर कहीं दंगा हुआ तो दोनों तरफ के हिंदू मुसलमान दोनों बराबर बराबर संख्या में गिरफ्तार हो जाने चाहिए। किसने दंगा शुरू किया, कौन दोषी है, इससे कोई मतलब नहीं। जिसका कोई लेना देना नहीं हिंदू समाज के जिस व्यक्ति का दंगे से, उसकी भी गिरफ्तारी होती थी। क्यों? क्योंकि संतुलन स्थापित करना था, बराबरी पर रखना था। तो उसके लिए टर्म लाई गई सैफरन टेरर, यानी भगवा आतंकवाद। और उसकी शुरुआत किसी सामान्य व्यक्ति ने, छोटे मोटे नेता ने नहीं की। केंद्र सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने, जयपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें दो बातें उन्होंने कही। एक सैफरन टेरर की बात कही और कहा आरएसएस जो है आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, बम बनाने की ट्रेनिंग देता है हिंदू आतंकवादियों को। इस पर देश भर में बवाल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध किया, संसद में हंगामा किया और संसद में सुशील कुमार शिंदे को माफ़ी मांगना पड़ा, उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा। उसके बाद दिग्विजय सिंह का आपको किस्सा याद होगा कि किस तरह से 26/11 जो मुंबई में हुआ, मुंबई में जो हमला हुआ आतंकवादी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये तो आरएसएस ने करवाया था। फिर आरएसएस के कुछ लोगों को या आरएसएस से संबंधित या उस विचारधारा से संबंधित कुछ लोगों को आतंकवाद के मामलों में किस तरह से फंसाया गया। जो समझौता एक्सप्रेस थी उसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बम विस्फोट कराया था, आग लगाई थी, लेकिन उसमें उनको भगा दिया गया, पाकिस्तान भागने का मौका दिया गया और हिंदुओं को उसमें उस मामले में फंसाया गया। असीमानंद से लेके तमाम लोग फंसे थे जो बाद में अदालत से छूटे। तो सैफरन टेरर का ये टर्म इस्तेमाल ही इसलिए किया गया कि इस्लामी आतंकवाद का जवाब दिया जा सके, मुसलमान जो कट्टरपंथी हैं उन खुश किया जा सके, दुनिया को बताया जा सके, उनको नहीं दुनिया को बताया जा सके कि केवल इस्लाम में आतंकवादी नहीं है, हिंदुत्व में भी आतंकवादी हैं। हालांकि ये कभी साबित नहीं कर पाए, चूँकि सच्चाई थी नहीं तो साबित कहाँ से होता। फिर लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ रुकने वाली, तो कांग्रेस पार्टी एक विधेयक लेकर आई, एक प्रस्ताव लेकर आई संसद में, जिसको कम्युनल वायलेंस बिल कहा गया। उस कम्युनल वायलेंस बिल में ये कहा गया कि अगर देश में कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा तो उसके लिए बहुसंख्यक समाज जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया में कोई ऐसा कानून बन सकता है जहां घटना होने से पहले दोषी तय हो जाए, जहां पहले से तय हो कि अगर इस तरह की कोई घटना होगी तो मुकदमा किस पर चलेगा और दोषी कौन ठहराया जाएगा। ये काम कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, संसद में प्रस्ताव लेकर आई थी। फिर विरोध हुआ, विपक्ष ने विरोध किया, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल थी उसने विरोध किया। तो कांग्रेस असल में ये सब कदम उठाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डरती भी है। डरती है बैकलैश से और किसी कारण से नहीं।
उसको जब ये संतुलन बिगड़ता हुआ देखता है वोट का, उसको लगता है कि जितना मुस्लिम वोट मिलेगा इससे, उससे ज़्यादा हिंदू वोट छिटक सकता है, तब डर जाते हैं, तब कदम पीछे खींचते हैं। इसीलिए उस बिल को वापस लिया, वो बिल पास नहीं हो पाया। और उससे पहले 1991 में एक कानून बना जो आपको याद होगा आज भी, जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें केवल अपवाद रखा गया अयोध्या को। कहा गया कि अयोध्या के अलावा जितने मंदिर मुस्लिम शासकों और मुग़ल शासकों ने तोड़े और उनकी जगह मस्जिद बनवाई या तोड़कर छोड़ दिया उनको खंडहर के रूप में, उनके बारे में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। 1947 में जिसके पास जो कब्जा था, अगर 1947 से पहले मंदिर तोड़ा गया और वहाँ मस्जिद बना दी गई तो वो मस्जिद रहेगी। 1947 में अगर पोजीशन जो है मुस्लिम समाज के पास था, तो हिंदुओं को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार उनका छीन लिया गया इस कानून के जरिए। और कहा गया कि अगर अतीत में ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए आप मुकदमा नहीं चला सकते। अगर पहले से मुकदमा चल रहा है तो वो मुकदमा खत्म समझा जाएगा, फिर वो आगे मुकदमा नहीं चलेगा। ये एक तरह से मौलिक अधिकार, हमारा अदालत में जाने का हमारा जो मौलिक अधिकार है, उसको छीन लिया गया। और वो कानून अभी तक है, वो कानून अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार ने अभी अपना एफिडेविट नहीं दिया है, अपना शपथ पत्र नहीं दिया है कि इस मामले पर उसका स्टैंड क्या है। जिस दिन शपथ पत्र आएगा केंद्र सरकार का, उसके बाद मुझे लगता है सुनवाई तेज़ हो जाएगी और फैसला आ जाएगा। ये कानून ख़त्म होने वाला है 4 जून 2024 के बाद, ये आप मानकर चलिए। तो एक और जो है, जो बेड़ी हथकड़ी हम हाथ पैर में हिंदुओं के पहना दी गई थी, उस मुक्ति मिलने वाली है। दूसरा मामला बड़ा है वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट का, और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाया। और कांग्रेस के लिए मैं बार बार कहता हूँ, माइनॉरिटी का मतलब, जो स्पष्ट किया मनमोहन सिंह ने भी, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम। जिस तरह से रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के जरिए मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश हुई, कर्नाटक में दिया जा रहा है ओबीसी के कोटे से, तो बार बार कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश करती है, उसके नए नए तरीके निकालती है। तो बीजेपी जब ये आरोप लगाती है तो वो इसलिए सच लगने लगता है कि इसके पीछे एक लंबी श्रृंखला है कांग्रेस की कारगुजारियों की। सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भारत के किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसी एक भी मुसलमान की, भारतीय मुसलमान की नागरिकता जा सकती है, लेकिन उसको मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में कांग्रेस पार्टी ने पेश किया। वो राष्ट्रीय हित का, राष्ट्र की सुरक्षा का कानून, उसको कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, सड़क पर विरोध किया, संसद में विरोध किया, बाहर विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध किया। भारत को जो है असहिष्णु बताने की कोशिश हुई। ये बताने की कोशिश हुई कि भारत में जो है रिलीजियस टॉलरेंस खत्म हो गई है, इस रूप में पेश करने की कोशिश हुई। तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए मुस्लिम वोट को एक मुश्त प्राप्त करने का तरीका अपनाना चाहती है, उसका जरिया बनाना चाहती है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को खुश करके पूरे मुसलमानों का वोट हासिल किया जा सके और आम मुसलमान के लिए कुछ करना भी ना पड़े। उनकी स्थिति सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा, रोज़गार या आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ करना ना पड़े, लेकिन उनका वोट मिलता रहे। तो उनको वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस अपनाती है। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो उसका समर्थन करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं वो सवाल उठाते हैं कि अरे भाई, आप बताइए तो कि आखिर कांग्रेस ने मुसलमानों को ऐसा क्या दे दिया है। तो उसका जवाब यही है, कुछ नहीं दिया है और देने का इरादा भी नहीं है। समस्या यहाँ है, अगर तुष्टीकरण के जरिए आम मुसलमान को कुछ देने का इरादा होता या दिया होता तो शायद किसी को एतराज़ न होता, तब ये बीजेपी का इस आरोप का असर भी नहीं होता। इस आरोप का असर इसीलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोनों हाथ में लड्डू चाहती है
कि कुछ मुसलमानों के लिए करना भी ना पड़े और मुसलमानों का वोट भी मिलता रहे। ये है मुस्लिम तुष्टीकरण। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं है। इसमें मुसलमानों के जो कट्टरपंथी तत्व हैं, उनका जो नेतृत्व करते हैं, उनको खुश रखने की ज़रूरत है। उनको खुश रखने के लिए तरह तरह के उपाय करती है कांग्रेस पार्टी। न केवल इस तरह के कानून बनाती है, न केवल इस तरह की नीतियां बनाती है, बल्कि ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजती है, विधान परिषद में भेजती है, लोकसभा विधानसभा का टिकट देती है। उसका कंसिडरेशन सिर्फ एक होता है कि आप हमको इसके बदले में मुस्लिम वोट दिलाने में मदद करेंगे, और उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया होता तो 55 साल सत्ता में रही, आज मुसलमानों की जो दशा है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से, वो न होती। तो ये कांग्रेस पार्टी उस जिम्मेदारी से भागना चाहती है, उस जवाबदेही से भागना चाहती है। इसलिए तुष्टीकरण के जरिए, क्योंकि जवाबदेही से तब तक भागती रहेगी जब तक उस समाज से आवाज़ नहीं उठेगी कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम आपको वोट क्यों दें। ये सवाल ना आने पाए, इसके लिए तुष्टीकरण किया जाता है। इसके लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। तो इस खतरनाक खेल को कांग्रेस पार्टी के समझिए। ये आज़ादी के बाद से चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक मुस्लिम समाज से आवाज़ उठना शुरू नहीं होगी कि भाई हमको मिल क्या रहा है, हमको क्या दे रहे हैं, हमारे जीवन में आप कौन सा बदलाव ला रहे हैं जिसके बदले में हमारा वोट चाहते हैं। लोग महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, समाज का हर वर्ग महत्वाकांक्षी हो रहा है। अगर किसी ने कुछ दिया है मुसलमानों को पिछले 10 साल में, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर हो, या नल से जल हो, शौचालय हो, रसोई गैस का कनेक्शन हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ हो, या 80 करोड़ जिन लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोगों की है। ये सब बिना धार्मिक भेदभाव के और बिना इस उम्मीद के, खास बात पर ध्यान दीजिए, बिना इस उम्मीद के कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलेगा, तो वोट की चाहत के बिना, बल्कि ये जानते हुए कि वोट नहीं मिलेगा, तब भी ये किया है। और कांग्रेस पार्टी जिसको वोट मिलता रहा है, जो वोट लेना चाहती है, वो कुछ करना नहीं चाहती। ये फ़र्क है दोनों पार्टियों की नीतियों में, ख़ासतौर से अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें। तो तुष्टीकरण का भाजपा का आरोप इसीलिए जो है वो सही लगता है, इसीलिए वो प्रभावी होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने न तो मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया और न ही करने का इरादा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।